लित्र पे एक जुमला लिखा गया होता था सर, आजा मोरे बाल मां तेरा इंतजार है, वो वाकई लिखते थे। लिखे होते थे। लित्र परेड से पहले बाकायदा ऑयल लगाते थे। लित्र लेदर का बनता है, चमड़े का बनता है, तो उसको ऑयल लगाते होंगे कि वो नरम रहे। 3rd डिग्री का इस्तेमाल किया आपने सर? बहुत किया। हमारे एक एसएसपी थे, तो वो आए और उन्होंने मुझसे पूछा, अजीजुल्लाह किन्ने लित्र ने तेरे थाने थे? तो मैंने कहा सर 1 लित्र है। तो उन्होंने कहा तेनू शर्म नहीं आती, इड्डा वड्डा थाना तो 1 लित्र। अंग्रेज ने काबू करने के लिए इंडो पाक में पुलिस बनाई, उसे दहशत की अलामत बनाया और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को साहब बनाया। ज़ाब्ता फौजदारी कहा जाता है, CRPC, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। उसमें जितने भी इख्तियारात हैं वो SHO के हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हैं। तो यही SHO के इख्तियारात आप देख लें। SHO कत्ल में अगर उसे लगता है एक बंदा बेगुनाह है, 169 ज़ाब्ता फौजदारी में छोड़ सकता है। यस, मैंने छोड़ा है। SHO भी पैसे ले रहा है, सब ले रहे हैं, सब भी ले रहे हैं। प्रोस्टिट्यूशन के अड्डों पे, मतलब आपके लाहौर में ब्रूथल हाउस चल रहे हैं, जुआ खाने चल रहे हैं, किसको नहीं पता क्या नहीं हो रहा। तो अगर एक SHO चाहे बंद करवाना तो वो बंद करवा सकता है, वो नहीं चलने देगा? बंद करवा सकता है, लेकिन अगले दिन SHO नहीं होगा। आपका सामना कच्चे के डाकुओं से हुआ। बड़ा मशहूर नाम था जिसे छोटू गैंग के नाम से कहा जाता। जैसे सुहेल जफर चट्टा साहब ने पकड़ा। सुहेल जफर चट्टा साहब ने नहीं पकड़ा था, ये पेश हुआ था जी। उसने ये कहा था छोटू ने कि मैंने पुलिस के पेश नहीं होना क्योंकि मुझे इतबार नहीं है इन पे, ये मुझे मार देंगे। कभी सर पुलिस मुकाबला असली भी होता है? अब ये हो गया कि जी अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी में मेरे जितने भी एनकाउंटर्स हैं, मैंने कभी साथियों की फायरिंग से नहीं मारा। ईमानदार DPO आ गया तो सारे ईमानदार हो जाते हैं, हाजी हो जाते हैं, रेट जरूर बढ़ जाते हैं। अच्छा, रेट्स भी बढ़ जाते हैं? ईमानदारी से रेट्स बढ़ते हैं। कच्चे का इलाका अमन का गहवारा क्यों न बन सका? कच्चे के डाकू किसी के काबू में क्यों नहीं आ रहे? वजह क्या है? गैंग्स कैसे बने? कौन ऑपरेट कर रहा है? टॉर्चर सेल की तारीख, थाने में मौजूद लित्र और लित्र परेड का अहवाल, थाना कल्चर कैसे बदलेगा, मौजूदा खुली कचहरियां क्या रंग लाएंगी, इन सब पर बात करेंगे। आज हमारे साथ सुनो पॉडकास्ट स्टूडियो में मौजूद हैं रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एडवोकेट अजीजुल्लाह खान साहब। आगाज करते हैं हम कच्चे के इलाके से, क्योंकि जाहिर है आपने वहां पे बड़ी पोस्टिंग की है और बड़ी ड्यूटी सर अंजाम दी है। सिंध बॉर्डर पे आप मतलब पोस्टेड रहे हैं। आप ये बताएं कि कच्चे में कितने गैंग्स काम कर रहे हैं और अभी तक वो काबू में क्यों नहीं आ रहे इतने ऑपरेशंस के बावजूद? कच्चे में इस वक्त तो बेइंतहा गैंग काम कर रहे हैं। एक वक्त था 2-3 गैंग थे जो ऑपरेट कर रहे थे, उन्हीं का नाम होता था। लेकिन इसमें अब प्रॉफिट मार्जिन इतना हो गया है कि यानी इजी है बंदे को उठाना। आपने बंदा उठाया, ले गए और सीधी 1 करोड़ की डिमांड कर दी। साथ में उस बंदे की नंगी वीडियो भेज दी, उससे बदतमीजी की, उसको हथकड़ियाँ लगा दी, उसको टार्चर करते हुए उसकी वीडियो उसके रिश्तेदारों को भेजी जो पहले नहीं भेजी जा सकती थी। तो उससे एक बड़ा पैनिक फैलता है लोगों में, सब में, और फिर मजबूरन वो जितने भी में होता है वो सौदा तय हो जाता है। इस वक्त मेरे ख्याल में कम अज़ कम वहाँ 8 से 10 गैंग ऑपरेट कर रहे हैं, जिनमें कास्ट हैं, बेसिकली ये बलोच हैं, मज़ारी हैं, लेकिन उसमें लुंड गैंग है जिसका शहद लुंड एक बड़ा मशहूर था, जिसको मार दिया गया, उसके अपने कज़न ने मारा और बाद में उसे भी मार दिया गया। फिर लठानी गैंग है जिसमें नाम है मीरा लठानी है, कुछ और लोग हैं। फिर इसी तरह जो है बखरानी है, आपको याद होगा छोटू बखरानी, बड़ा मशहूर नाम था जिसे छोटू गैंग के नाम से कहा जाता था। जैसे सुहेल जफर चट्टा साहब ने पकड़ा। यस, वो सुहेल जफर चट्टा साहब ने नहीं पकड़ा था, ये पेश हुआ था जी। अच्छा, खुद पेश हुआ था? ये आर्मी को पेश हुआ था 2016 में। तो सुहेल जफर चट्टा साहब तो अपनी कामयाबियों में ये कामयाबी भी गिनवाते हैं कि उन्होंने छोटू गैंग का खात्मा किया। हालांकि खात्मा तो नहीं हुआ। खात्मा इस तरह किया था कि कुछ अर्से के लिए छोटू वो इलाका छोड़ के चला गया था और वहाँ ये गया, फिर इनको परचम वर्चम लहराया गया उस जगह पे, उस घर पे, लेकिन जो ही ये वापस आए फिर वो वापस आ गए जी। तो वो ठीक है, उनका एक अच्छा काम था कि उन्होंने कंट्रोल किया, बेतहाशा उन्होंने वहाँ इनकाउंटर्स किए और ये हाफ फ्राई फुल फ्राई भी वहीं से शुरू हुआ, उनके नाम से इन्हें मंसूब किया जाता है और फिर इनका कंट्रोल था, इसमें कोई शक नहीं। छोटू को ये गिरफ्तार करने की कोशिश में लगे रहे लेकिन छोटू इनके काबू नहीं आया। आपको याद होगा कि एक दफ़ा जब मुश्ताक सुखेरा साहब IG थे तो ये हेलीकॉप्टर पे गए थे, तो उन्होंने हेलीकॉप्टर को भी टारगेट किया था और बड़ी मुश्किल से ये बचे थे। उसके बाद आर्मी गई थी और उसने ये कहा था छोटू ने कि मैंने पुलिस के पेश नहीं होना क्योंकि मुझे इतबार नहीं है इन पे, ये मुझे मार देंगे। तो फिर आर्मी के कुछ जवान गए, उसने सरेंडर कर दिया, तो इस तरह गिरफ्तार हुआ। यानी चट्टा साहब उस वक्त भी हाफ फ्राई और फुल फ्राई में मास्टर थे? जी, उस वक्त भी मास्टर थे, अब भी मास्टर हैं जी।
अब भी मास्टर हैं, ज़ाहिर है सीसीडी को लीड कर रहे हैं। और जी डेफिनेटली उनकी पॉलिसी है जी। ठीक है, अच्छा छोटू गैंग के बाद दीगर गैंग्स ने भी जन्म ले लिया। देखिए छोटू जो है ना वो खुद नहीं करता था, अगवा नहीं करता था। शुरू में हनी ट्रैप के साथ ये काम शुरू हुआ, और हनी ट्रैप ये था कि लड़की की आवाज़ में या लड़की बन के या कुछ चीज़ सौदे इस तरह है कि जी ट्रैक्टर है, गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, ये लेने आ जाएं। ज़्यादातर हुआ था शुरू में लड़की की आवाज़ पे, और लड़की जब वो बन के वो आती थी, ये जाते थे सादकाबाद। अपर पंजाब से बड़े लोग गए हैं, मुल्तान से बड़े गए हैं, लाहौर से गए हैं, और आपके ये जो सारे एरियाज़ हैं इससे गए हैं। और जब ये लोग वहाँ जाते थे तो सादकाबाद से इन्हें कहा जाता था थोड़े से आगे आ जाएं। अब सादकाबाद क्रॉस करके ये उबाड़ो जाते हैं। अब उबाड़ो गए तो ये फंस गया, वो सिंध का इलाका है। वहीं से फिर इन्हें ले जाते थे कि जनाब वो लड़की जो है वो फलां जगह पे बैठी हुई है, उसका स्कूल है या व्हाटएवर जो भी है। तो ये कॉल करते थे जी, कॉल फोन पे बात होती अच्छा, थी। उस वक्त भी फोन पे बात होती थी? उस वक्त फोन पे बात होती मतलब थी, लैंडलाइन वगैरह पे, क्योंकि उस वक्त मोबाइल इतने आम नहीं थे। जी मोबाइल पे नहीं, लाइन नंबर पे नहीं, मोबाइल जब से अच्छा, जब से मोबाइल आए हनी ट्रैप का सिलसिला उस वक्त शुरू हुआ। क्योंकि मुझे याद है कि 1996 में या 97 में रहीम यार खान डिस्ट्रिक्ट में मोबाइल फ़ोन आया था, जो एक कंपनी है मोबलिंग। लेकिन थोड़े अरसे बाद फिर सिंध में भी आना शुरू हो गया। तो मोबाइल फ़ोन आने से ये सारा हनी ट्रैप शुरू हुआ। लोग यहाँ से जाते रहे, और ये तरीकाकार आज का नहीं, ये बहुत पुराना हनी ट्रैप वाला। नहीं, इतना पुराना नहीं है, लेकिन आप ये देख लें कि ये 2000 के बाद ये शुरू हो गया था जी। वहाँ हनी ट्रैप जो था कि यहाँ से लोग उबाड़ो या इस एरिया में पकड़े जाते थे। लेकिन बाद में ये फिर जब इस तरह लोग जाना ख़त्म हो गए तो फिर उन्होंने डिफरेंट तरीके आजमाने शुरू कर दिए। फिर उन्होंने कहा जी कि ट्रैक्टर लेने आ जाए, काम है जी वहाँ। कुछ लोग काम करने गए, किसी को कहा गया जी हमारा फार्म हाउस है, फ़िश फार्म है जी हमारे, कुछ और हैं मुर्गियों के वहाँ। तो इस तरह जो है बर्ड्स का वो लेने गए और यहाँ काम करने के लिए गए तो बस गए। अच्छा, आम तौर पर लोग ये समझते हैं, हमारे अवाम, हमारे नाजरीन, कि जो हनी ट्रैप है वो बेसिकली लड़की से शादी या लड़की के झांसे में आके जाना है। लेकिन हनी ट्रैप ये भी है कि ट्रैक्टर अगर सपोज 20 लाख का है तो वहाँ से वो कहेंगे कि आप 5 लाख रुपए का हम ट्रैक्टर दे रहे हैं। तो इस लालच में लोग चले जाते हैं। बेसिकली सही है। देखिए हनी ट्रैप तो उसका नाम हो गया ना, अब हनी किसी लड़की का नाम तो नहीं है ना। हनी ट्रैप मतलब ये है कि आपको मीठा दिखा के फंसाया जाता है। जैसे गुड़ लगाएंगे तो मक्खी आएगी, तो वो गुड़ लगाते हैं, तो वहाँ मक्खी ने जाना है। अब जो लालची लोग हैं वो जाएंगे तो डेफिनेटली फिर उन्होंने बैठ जाना है, पकड़े जाना है, और फिर जलीलो ख़ार होते हैं ये लोग। कभी आपका सामना, क्योंकि आपने कोट सब्जल में भी ड्यूटी की है, आपका सामना कच्चे के डाकुओं से हुआ, या कभी किसी हनी ट्रैप का शिकार शख्स को आपने बचाया, बाज़ेयाब करवाया? नहीं, इस तरह तो नहीं हुआ, क्योंकि उस वक्त हमारे दौर में ये हनी ट्रैप शुरू नहीं हुआ था। ठीक है। ये जब मैं SHO था वहाँ 99 में 2000 तक, फिर बाद में ज़ाहिर है मेरी प्रमोशन हो गई, मैं वहाँ से आ गया। लेकिन बाद में ये सारा सिलसिला शुरू हुआ। एक दफ़ा हुआ था कि एक बंदा, संजरपुर एक जगह है, तो वहाँ से अगवा हुआ था। इसी तरह हमें फ़ोन पे इतला मिली कि जी उसे अगवा कर लिया गया, ठेकेदार था वो। तो वहाँ से, अब ज़ाहिर है मुझे सारे रास्तों का पता है, तो मैं थाने पे अकेला था, मेरे साथ एक मुहर्रिर था, एक संतरी था। तो हमने वो थाने पे किसी और को बिठाया, मुहर्रिर को मैंने साथ लिया गाड़ी में अपनी में, और हम पहुँच गए जी ढंडी फाटक। ठीक है। अब जितने भी रास्ते हैं, अगर आपको रास्तों का पता है और वहाँ से कोई बंदा उठाया जाता है तो ज़ाहिर है किसी ना किसी रास्ते से गुजरेगा। इस दौरान मैंने वायरलेस भी कर दी कि जिस तरह बंदा उठा लिया गया। लेकिन जब हम ठंडी फाटक पहुँचे, मगरिब उस वक्त होने वाली थी, और थोड़ी देर बाद वही गाड़ी जिसमें वो मगवी थे, 2 जिनको अगवा करके ला रहे थे, तो वो गाड़ी आ गई। फिर अब हमारे लिए ये भी मुश्किल था कि हम डायरेक्ट फायर करते हैं उस पर तो मगवी मारे जाएंगे। तो बड़ी मुश्किल से फिर हमने हवाई फायरिंग की, किसी तरह बचा के। वो मुलजिम तो भाग गए, लेकिन वो मगवी हमने बचा लिए। तो इस तरह भी होता है, इस तरह मुकाबले होते हैं, रेल मुकाबले होते हैं। कभी सर पुलिस मुकाबला असली भी होता है, या ये सारे सिर्फ ये होते हैं कि कोई बचाने आया? प्रेस रिलीज कहते पहले भी यही थी कि बचाने आए लोग मारे गए, साथी मारे गए, साथियों की फायरिंग से ये भी मारा गया मुलजिम। तो उस वक्त भी प्रेस रिलीज यही थी? नहीं, प्रेस रिलीज इस तरह नहीं थी। उस वक्त ये था कि सिंध, जब भी आप सिंध में जाएंगे, आप रेड करेंगे, तो जो क्रिमिनल्स हैं वो हमेशा आपको रेजिस्ट करते हैं। बिल्कुल। और उनका काम, हर घर में असला है, मोस्टली क्रिमिनल्स हैं। आप उनकी कौमें देख लें, मसलन शर हैं, चाचड़ हैं, तड़त हैं, कोश हैं, मज़ारी हैं, लठानी हैं, सखानी हैं। अब ये जितनी कौमें हैं फिर ये इकट्ठी हो जाती हैं। आपने रेड किया,
आपने किसी बंदे को पकड़ना है, बंदा पकड़ भी लिया आपने, तो फिर जब आपने थोड़ी देर वहाँ कर दी तो ये सारे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। इनको फ़ोन के ज़रिए इतला मिलेगी, इनको पता चल जाएगा, फिर इनके पास टेलीस्कोप गन्स हैं, तो बड़े आराम से ये हिट करते हैं और हमें जान बचानी अपनी मुश्किल हो जाती है। तो ये बड़ा मुश्किल होता है और रियल इनकाउंटर होता है, ये वाला नहीं है। अब ये जो इनकाउंटर जिसकी आप बात कर रहे हैं, अब ये हो गया कि जी अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया। मैंने तो अपनी पूरी ज़िंदगी में मेरे जितने भी इनकाउंटर्स हैं, मैंने कभी साथियों की फायरिंग से नहीं मारा। हम ओन करते थे, हमने मारा। अब क्योंकि इसमें इन्हें शुबा होता है कि जी अगर इसकी इंक्वायरी हो गई तो इन्होंने फंस जाना है। अब इंक्वायरी होने के लिए लाजमी है कि वो बंदा आपकी गोली से मरा हो, पुलिस कस्टडी में मरा हो, और यहाँ इन्होंने फिर टेक्निकल वो फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अगर ये पुलिस की कस्टडी में कस्टोडियल डेथ होती है तो फिर ये FIA, अभी जो नया कानून बना है उसमें FIA इसकी तफ्तीश करेगी, और अगर FIA तफ्तीश करेगी तो अभी कसूर में मेरे ख्याल में कुछ इन्होंने रिकमेंडेशन की थी FIA ने कि होना चाहिए। अब इसको इन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि ये कस्टोडियल डेथ है ही नहीं, क्योंकि वो अपने साथियों की फायरिंग से मारा जाता है। और वो साथी कौन होते हैं? वो उनके रिश्तेदार होते हैं, उसका भाई होगा। अब पीछे जाने वाला और इंक्वायरी कराने वाला कोई है नहीं, तो इसलिए ये सारा मामला ठप हो जाता है और इस तरह ये इनकाउंटर हो जाता है। अच्छा, मैं खुद कच्चे में गया हूँ सर, और ऑपरेशन को कवर किया है मैंने, और बिल्कुल उस जजीरे के पास के जिस जजीरे में जाके ये पनाह लेते हैं, जिसमें DPO थे रिजवान उमर गोंदल साहब वहाँ पे, और ASP शाहजेब साहब, शाहजेब चाचड़, आजकल माशाल्लाह वो SP हो गए, तो वो साथ थे। तो उन्होंने एक जगह दिखाई कि इस ब्रिज के बाद पहले आप आगे नहीं जा सकते थे, मतलब ये नो गो एरिया था। भोंग का जो बचाव बंद है वो कच्चा तो नहीं है। अब आप और कोई आम आदमी जाएगा उसे तो सारा कच्चा नजर आता है। कश्मोर रोड से राइट साइड पे निकल के जो कच्चा आता है, एक तो राजनपुर वाली साइड से, लेकिन मैं कश्मोर रोड से होके अंदर की तरफ गया। उस वक्त आर्मी भी ज़ाहिर तैनात थी और कई जगह खाली करवा ली थी, मतलब उस वक्त नहीं। अगर आपको ये लेके गए हैं माचका के इलाके में, क्योंकि अगर आप माचका जाते हैं तो आप कश्मोर वाली रोड पे मुरीद शाख जाएंगे, मुरीद शाख से फिर आप माचका जाएंगे। जी। ये कुछ ऐसा एरिया है कि आप पहले पंजाब में होते हो, फिर आप तकरीबन 12-13 किलोमीटर सिंध का गुजरते हो, सिंध का एरिया है, फिर आप जाएंगे जी माचका जो पंजाब में है जी। वो इनका कैंप 1 और कैंप 2 है जिसकी आप बात कर रहे हैं। कैंप 1 इनका इस साइड पे है जहाँ IG साहब भी जाते हैं, बाकी भी जाते हैं। फिर उसके बाद एक छन्नी है, पानी की छन्नी कहा जाता है उसे, यानी पानी जहाँ से गुजर रहा होता है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता, अभी तो वो ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आम दिनों में, सर्दियों में वो कम होता है। उसे क्रॉस करके ये कैंप 2 में जाते हैं जहाँ कोश और शर बैठे हुए हैं। शर, बिल्कुल। आपको ये कैंप 2 कभी भी नहीं ले जाएंगे, ना ये खुद जाते हैं। अच्छा। इनमें से कोई सीनियर, मैं दावा करता हूँ, कोई कैंप 2 नहीं गया सिवाय पुलिस के जवानों के। अच्छा, ये IG साहब भी जाते हैं तो पीछे रहते हैं? ये कैंप 1 से आते हैं, ये कैंप आगे तो जाते 2 में नहीं उनको हैं। भी नहीं लेके गए? कैंप 2 वो है 1 और 2 के दरमियान जहाँ 12 जवान हमारे शहीद हुए थे और उन्हें बाकायदा एम्बुश किया था। ये जो अभी रिसेंट पिछले साल की ये बात है। पिछले साल आई थिंक ये 26 या 22 अगस्त की बात है जी। तो ये उससे आगे नहीं जाते जी, ये सारे इधर ही अपने कमरों में रहते हैं। वजह क्या है? क्या कच्चे के डाकू इतने बस ताकतवर? इनको इन्होंने अजीब सा बना दिया। देखें, जिन अफसरान के साथ मैंने सर्व किया, अलादीन ख्वाजा, जुल्फ़कार चीमा, अलादीन ख्वाजा, एडी ख्वाजा के नाम से उन्हें कहा जाता, ASP थे हमारे। फिर डॉक्टर मुजीब हमारे ASP थे। ये खुद अपने हथियार लेके साथ जाते थे। हमारे जो SSPs थे हमारे साथ जाया करते थे। लेकिन अब ये आगे जाना पसंद नहीं करते। ज़िंदगी सबको प्यारी होती है। ज़िंदगी तो एक आम जवान की वो सस्ती है ना जी। इनकी ज़िंदगियाँ तो बहुत प्यारी हैं। अच्छा, एक और रीज़न दी गई कि कहा गया कि आगे हम इसलिए नहीं जाते क्योंकि जो हमारे पास राइफ़ल है उसकी जो रेंज है वो 2.5 किलोमीटर है, और जो उनके पास राइफल्स हैं या असला है उसकी रेंज 5 किलोमीटर तक है। क्या ऐसा भी डिफरेंस है कि हमारी पुलिस नहीं, के पास? ऐसा नहीं है। सब ये बुजदली की बातें हैं जी। असले और ये नहीं लड़ते, दिल लड़ते हैं। आपके अच्छे जवान 10 जवान हो वो उनके लिए काफ़ी हैं। वो कितने लोग हैं यार? ये सारे डाकू मिला के 40-50 से ज़्यादा नहीं है। तो आप यार 2-2, 3-3 हज़ार की नफरी से जलील होके वापस आते हैं, अपने जवान मरवा के आ जाते हैं, इसलिए कि वो काज के लिए लड़ रहे हैं ना, एक अपनी जान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और हमारा जवान लड़ता है 60,000 के लिए। और पिछले दिनों आपको पता है ये जाना छोड़ गए थे, ड्यूटी करना छोड़ गए थे ये। हाँ। जब 12 जवान शहीद हुए, कोई छुट्टी लेके चला जाता था, 31 अगस्त को और 31 जुलाई को
रात को यानी 31 के दिन पहले इन्होंने उनके मारे उसी जगह पे जहाँ आप बात कर रहे हैं, लेकिन तो इधर थे और उसमें उनके 3 मेरे ख्याल इन्होंने शर मारे थे। रखू शर था या इस टाइप का नाम था। तो उसमें हमारा जो एक सब इंस्पेक्टर था उसकी डेथ हुई। कहा जाता है कि हार्ट अटैक हुआ था, कुछ कहते हैं सुसाइड लगा, वो एक अलहदा बहस है, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा। लेकिन उसके बदले में फिर 3 जवान उन्होंने रात को उसी बचाव बंद पे मार दिए भोंग के इलाके में हमारे, जो कि जिनकी ना पनागा थी ना बैठने के लिए मोर्चा था, एवं बैठे हुए हैं और अरबों रुपए गए हैं जी। किधर गए? कोई ऑडिट नहीं है इनका कि अरबों रुपए कहाँ खर्च करते हैं, किसी में पूछने की हिम्मत नहीं है। अच्छा सर, एक और गैंग जो रहीम यार खान में भी ऑपरेट करता रहा है, अभी पिछले ही दिनों, इस साल पहले ही शायद उसका खात्मा हुआ है और वो भी उसके रिश्तेदार से ही करवाया गया है, वो आपको बेहतर पता होगा। जानू इंदड़ गैंग, एक खौफ की अलामत समझा जाने वाला गैंग जो कि सोशल मीडिया पर आकर बाकायदा डीपीओ को गालियां देता था, पुलिस अफसरान के नाम लेके उनको गालियां देता था, और जिसने सुना है कि थाने में जाकर भी किसी को गोली मार के निकला वो शख्स। नहीं, थाने में तो नहीं मार के निकला, ये भी जाती है। एक्चुअली दुश्मनी है वहाँ, इनकी आपकी फैमिली की दुश्मनी थी। इंदड़ हैं ये, इंदड़ चौक माही बैठे हुए हैं वो, ये कोट सब्जल का इलाका है जहाँ मैं 3 दफ़ा ऐसे चोरा हूँ। और ये कुछ भी नहीं होते थे, ये आम से लोग थे, कुछ भी नहीं थे। इनका वालिद जो जानू का था, कादिर बख्श कादी उसको कहा जाता था। ये 5-6 भाई हैं जी। और इसमें आप देखें कि तनवीर इंदड़ जिसने अभी 5 जवान शहीद किए हमारे, उसका भाई है, उसका छोटा भाई है, ये छोटा सा होता था। तो इनकी जो दुश्मनी शुरू होती है, जिसमें एक बिल्ला ASI था, उन्होंने कोई इंदड़ मारे, फिर वो लाशें लाके चौक माही में इनके पेट्रोल पंप पे रखी गई। जो जुल्फकार इंदड़ है अभी जिंदा है वो, तो उसका उन्हें दुख था। फिर जानू ने, हमारे एक DPO थे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनसे उन्होंने बात की और उससे उनकी मुलाकात हुई। कहा जाता है कि DPO साहब जब गए तो उनकी तलाशी ली गई जब वो जानू से मिलने गए। डीपीओ रहीम यार खान जब जानू इंदड़ से मिलने गए तो उनकी तलाशी ली गई और डीपीओ साहब ने तलाशी दे दी। जी बिल्कुल दी उन्होंने। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जानू जिंदड़ जो है ये अपने इलाके में वापस आ जाए। अब चौक माही में इनकी शॉप्स हैं, इनकी ज़मीन है बाकायदा वहाँ, ये वहाँ के रहने वाले हैं, जिम्मेदार थे। ये फिर डाकू कैसे बन गया? ये तो बड़ी लंबी स्टोरी है जो अलहदा पूरी की जा सकती है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि ये वो गैंग का खात्मा कैसे हुआ। जानू इंदड़ को जब यहाँ बुलाया गया तो जानू इंदड़ ने फिर ट्रस्ट किया उस पर पुलिस ने। हालांकि हमारे बहुत से पुलिस अफसरान, जिसमें अब्बास अख्तर एक हमारे DSP थे, बड़े अच्छे अफसर हैं, उन्होंने रोका DPO को कि सर इसको ना यहाँ बिठाएं, ये नुकसान करेगा। और वही हुआ, वो नुकसान करके मेरे ख्याल 7 या 8 लोगों को मार के वो दिन दिहाड़े चला गया जी। दो पेट्रोल पंप पे जो वीडियो एक वायरल हुई थी, वीडियो बहुत वायरल हुई थी। अच्छा, जो पेट्रोल पंप पे लोग 7-8 मारे, वो जानू इंदड़ था जिसने? नहीं, जानू ने मारे थे। वो जानू था जिसमें एक दश्ती था और एक मेरे ख्याल में कोच था जी। तो वो क्यों मारे गए थे लोग? उनकी दुश्मनी थी आपस में ना। ठीक है। इनका एक्चुअली लड़ाई हुई थी जिसमें कहा जाता है कोई कार्यकारी का रोला था या पता नहीं क्या था। उसमें जानू इंदड़ वगैरह ने एक बंदा मारा था इस ग्रुप का। ठीक है। तो अब ये उसका चाह रहे थे कि हमें उसका दें, आप हिसाब दें, बदला दें, और कुछ रकम जरगे में तय हो गई थी। वो ये रकम अदा नहीं कर रहे थे, पर यही इनकी दुश्मनी चल रही थी। वो कह रहे थे हमारा कारा है, ये काराकारी अगर समझते हैं आप जी। तो वो कह रहे थे नहीं, आपने हमारा बंदा गलत मारा है। तो इसमें इनकी लड़ाई शुरू हुई और लड़ाई के बाद जो है वो फिर दुश्मनी, आपको पता है, वहाँ इनकी चलती है। तो जानू इंदड़ को जो मारा गया, कहा गया खाने में बेहोशी की दवा मिला के दी और उसके बाद उसको नहीं मारा। वो इस तरह था, उस्मान चांडियो था जी। ये इसको पुलिस वालों ने एज अ सोर्स उसे फिर यूज़ किया और उसको उन्होंने, उसके साथ वो अटैच हो गया। इसमें 1-2 पुलिस अफसरान हैं, उनका करेक्टर बेसिकली था सलीम द्रिग, एक सब इंस्पेक्टर है, और एक चांडिया, शहंशाह चांडिया का नाम लिया जा रहा है। तो इन्होंने फिर प्लान किया, उसको साथ अटैच कर दिया। अटैचमेंट के बाद ये उधर ही थे, गेलपुर एक जगह है जी जहाँ अब ये इंदड़ गैंग जाके बैठा हुआ है, उसके साथ ही थाना है वहाँ गेलपुर का, सिंध का एरिया है बेसिकली। तो वहाँ फिर वो सोए हुए थे, इन्होंने रात शराब शुरू पी, पूरा प्लान था, और इसने फिर उनको मार दिया। लेकिन वो बेचारा खुद भी मारा गया और वो बुलाता रहा पुलिस को, फ़ोन कॉल्स करता रहा, मुझे बचा लो, कोई नहीं बचाने गया। अच्छा, मेरी किसी बात हुई तो वो कहते हैं कि पुलिस उस जगह पर वेट करती रही क्योंकि उसने तैर के वहाँ तक पहुँचना था,
लेकिन उसको फिर दरिया में ही मार दिया गया। नहीं नहीं नहीं, क्योंकि उससे गलत पहले है, शोर गलत मच है, गया था। गलत है, वो रास्ता भूल गया था। और वो तो सलीम द्रेग वगैरह बाकी जो हैं वो गेलपुर थाने पे खड़े रहे, तो आगे गए नहीं। इनके सामने फायरिंग की आवाज़ सुबह जब उसे मारा गया सबको पता है। अच्छा, जब पुलिस इस किस्म के सोर्स को इस्तेमाल करके किसी क्रिमिनल को मरवाती है, तो क्या उससे कुछ वादे वईद भी होते हैं या उसकी सेटलमेंट के भी कोई जी, वादे वईद किए उससे जाते हैं? किए गए, उसे कहा गया तुम्हें पैसे मिलेंगे, क्योंकि देख लेना उनका अच्छा खासा इनाम था। और उस इनाम में आप फिर कमाल है, हमारी पुलिस का, सिंध पुलिस का और हमारी पुलिस का, दोनों ने पर्चे दर्ज कर दिए। हाँ, सिंध वालों ने अलहदा कर दिया, इन्होंने कि जी इनाम पता नहीं किसको मिला। क्रेडिट लेने के चक्कर में। हालांकि क्रेडिट जो था वो उस्मान का था सारा। अब उस्मान के साथ जो ज्यादती हुई आप वो देख लेना, कि पुलिस ने उसके घर वालों के साथ क्या किया, उसको सिक्योरिटी नहीं दी और उसको फिर सेटल वहाँ- नहीं किया घर वालों नो ने? नो 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 नहीं, देखें वो बेचारे मुझे कॉल करते रहे, उनकी माँ कॉल करती रही, उसका भाई करता रहा कि जी आप सर हमारे बारे में लिखें। वो उस्मान चांडियो जिसने इंदड़ गैंग से जान छुड़ाई और जिस पर रकम थी जानू इंदड़ पर, उनके अहले खाना को कोई सिक्योरिटी नहीं है। कोई सिक्योरिटी नहीं मिली। और आपको मैं बताऊं कि अभी उसका फिर बदला लिया, जिसमें फिर यही इंदड़, तनवीर इंदड़ और ये अपने साथियों के साथ आया, उस जगह से अपने घर से 150 किलोमीटर दूर थाने जहर पीर के इलाके में आके उनके 2 बंदे मार के 3 चला गया। वो बदला ले लिया उसने। बदला लिया उसने। और उसके जो चचा, उसके मेरे ख्याल कज़न थे ये उस्मान के, उस्मान का भाई तो बच गया, लेकिन उसके कज़न जो हैं वो बेचारे मारे गए। और उसने जाके फिर वीडियो बनाई, मुबारकें वसूल की, सोशल मीडिया पे पड़ी हुई हैं कि हमने आज बदला ले लिया है, और पुलिस ने कुछ भी नहीं किया। अब सुना है कि वहाँ इन्होंने कोई 2-3 मुलाजिम बिठाए हुए हैं। अच्छा, ये कच्चे के हालात और उसके गैंग से मुतालिक हो गई बात। अब कुछ बात करते हैं सर, एसएचओ कितना पावरफुल होता है। हर शख्स ही एसएचओ बनने की ख्वाहिश करता है। मैं पिछले दिनों एक रिटायर होने वाले जज की बात सुन रहा था, वो कहते मैं चाहता हूं कि मैं एसएचओ अगले जन्म में बनूं, या ख्वाहिश है कि एसएचओ बनूं। क्या एसएचओ इतना पावरफुल है? और बाज़ ये भी कहते हैं कि एसएचओ को तो पता ही नहीं कि उसके पास कितने इख्तियारात हैं। देखें, अंग्रेज़ का कानून सारा है, 1861 का कानून है, पुलिस रूल्स देख लें आप, पुलिस एक्ट देख लें, अंग्रेज़ ने बनाया, आज तक वही हम पे नाफिज है। हम तो उसमें कोई चेंज नहीं कर सके। अगर आप क्रिमिनल प्रोसीजर कोड उठा के देख लें, जो कानून की किताब है, ठीक है, जिसे ज़ाब्ता दीवानी भी, मजबूरा ज़ाब्ता फौजदारी कहा जाता है, CRPC, जी जी। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें जितने भी इख्तियारात हैं वो SHO के हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के हैं। बस यस, जितने भी इख्तियारात हैं कि SHO साहब ये करेंगे, SHO साहब ये करेंगे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ये करेंगे। कहीं IG का नाम नहीं है, कहीं DAG का नाम नहीं है, कहीं डीपीओ का नाम कहीं नहीं है। DPO। और कहा जाता है कि ये शान में कसीदा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और SHO के, क्योंकि अंग्रेज़ ने काबू करने के लिए इंडो पाक में SHO पुलिस बनाई, उसे दहशत की अलामत बनाया, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को साहब बनाया। आज भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब है। आप देख लेना, वो कहते हैं ना जी वो बड़ा तू DC दा पुत्र है, हाँ, वो यही होता है ना कि जनाब जो बहुत बड़ा आदमी है वो DC का बच्चा है। तो यही SHO के इख्तियारात आप देख लें। SHO कत्ल में अगर उसे लगता है एक बंदा बेगुनाह है, 169 ज़ाब्ता फौजदारी में छोड़ दे। छोड़ सकता है। यस, मैंने छोड़ा है। तो अफसरान नाराज हुए या अफसरान के नहीं, कहने पे? अफसरान को बताना पड़ता है कि जी मैं अपने इख्तियारात यूज़ कर रहा हूँ, वो SHO के इख्तियारात हैं। 169 ज़ाब्ता फौजदारी में अगर सफिशेंट एविडेंस नहीं है उसको गिरफ्तार करने की, आपने गिरफ्तार कर भी लिया है, आप छोड़ दें। मैंने 14 दिन रिमांड जिस्मानी, बड़े लोग इस पे ये बहस करते हैं कि नहीं जी वो गिरफ्तार एक दिन करेंगे तो 24 घंटे के अंदर आपको पेश करना होगा मजिस्ट्रेट या की पेश करेंगे या छोड़ देंगे। लेकिन अगर आप मजिस्ट्रेट के पेश करते हैं, आप रिमांड भी लेते हैं, फिर भी सफिशिएंट एविडेंस नहीं आती, कोई एविडेंस नहीं है कि जिस बंदे के खिलाफ कि आप कोर्ट में भेज सकें, आप छोड़ दें 169 में, और रपट लिखेंगे आप रोजनामचे में। मशरूत होती है कि जब भी उसके खिलाफ कोई एविडेंस आएगी आप उसे दोबारा गिरफ्तार कर सकते हैं। इसी तरह मैंने छोड़ा और फिर मुझे हाई कोर्ट में मेरे खिलाफ रिट हो गई। एक ऑनरेबल जज साहब थे, उन्होंने हमें बड़ा जलील किया जी 6 महीने, बुला बुला के आखिर में उन्होंने इसमें ये सुप्रीम कोर्ट के हैं कि जी SHO के इख्तियारात में 169 में सुप्रीम कोर्ट भी मुदाखलत नहीं कर सकती। ओके। SHO जिसको चाहे छोड़ दे, तो इसीलिए SHO फिर लगना SHO तो लोगों से बादशाह हैं सर। बिल्कुल हैं, लेकिन अब तो उसकी ऐसी की तैसी फेर दी गई ना जी। अब तो वो इख्तियारात नहीं रहे, क्योंकि सारे इख्तियारात नज़र आते हैं कागजों में SHO के पास हैं, बट ये सारे इख्तियारात तब दे दिए गए
एसपी आपका जो लाहौर में, अगर मैं लाहौर की बात करूं, या डीएजी उनके पास है, डिस्ट्रिक्ट में डीपीओ उसके पास, डिस्ट्रिक्ट में डीपीओ है, और कोई नहीं है, डीएसपी के पास भी कोई इख्तियारात तो ये पुलिस ऑर्डर 2002 ये नाफिजुल अमल पूरी तरह क्यों ना हो सका, क्या उसमें खामियां हैं? उसकी बड़ी वजूहत हैं जी। मैं समझता हूँ कि ये इंतहाई गलत कानून था। इसमें इन्होंने किया कि जी हम तफ्तीश को अलहदा कर देंगे और जो हमारी ऑपरेशंस हैं वो अलहदा होगी। लोग बर्बाद हो गए जी, गरीब रुल गया। पहले वो जाएगा पर्चा कराने के, एसएचओ को पैसे देगा, जब एसएचओ या जो भी है जो उसको डील कर रहा है, फिर वो जाएगा, जब तफ्तीश पर्चा हो जाएगा फिर वो तफ्तीशी अफसर के पीछे होगा जी, वो पैसे उधर भी देगा, फिर उधर देगा जी। और पैसा अभी भी चल रहा है। बिल्कुल चल रहा है, पैसे के बगैर तो कुछ नहीं हो रहा। आ जाएं, जो कहते हैं नहीं चल रहा मेरे सामने बैठ जाए। एसएचओ भी पैसे ले रहा है, सब ले रहे हैं, सब भी ले रहे हैं, सब ले रहे हैं। मंथलियाँ चल रही हैं, प्रोस्टिट्यूशन के अड्डों पे मंथली। आपके लाहौर में ब्रूथल हाउस चल रहे हैं, ब्रोथल हाउस चल रहे हैं, जुआ खाने चल रहे हैं, किसको नहीं पता क्या नहीं हो रहा। तो अगर एक एसएचओ चाहे बंद करवाना तो वो बंद करवा सकता है, वो नहीं चलने देगा। बंद करवा सकता है, लेकिन अगले दिन एसएचओ नहीं होगा। ये माफिया इतना ताकतवर है, बहुत ज्यादा। ये मनशियात माफिया भी और ये माफिया भी। सारा माफिया जी, सारा माफिया। जब वही माफिया की जो बैक पे हैं वो आपके सीनियर अफसरान के साथ बैठे होते हैं, उन्हें तोहफे तायफ दे रहे होते हैं। और मैं अक्सर कहता हूँ कच्चा बस्ता है इसको, कि जब भी कोई एसएचओ लगेगा तो खुद ब खुद वो 2 नंबर लोग उसके करीब होने की कोशिश करते हैं। इसी तरह दर्जा ब दर्जा रैंक के हिसाब से सारे लोग करीब होते हैं जी, इन्वेस्टर होते हैं ये सारे। सही। तो तफ्तीशी की भी पावर यही है? तफ्तीशी की क्या पावर? तफ्तीशी की कोई पावर नहीं है जी। वो कहते हैं जिमनिया जो लिखता है वो लिखते, तो जिमनी वही बेचारा prosecution में वो जाती है। जो कहेगा उसको, उसका जो अफसर है वो वही करेगा। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन की बात इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन नहीं, ऊपर चले जाएं। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन के पहले भी एसपी इन्वेस्टिगेशन, यस वही करते हैं, वही हिदायत दे देंगे कि जी कर दो जी, नूरी नारी वाला वो ये बेचारों के कुछ भी नहीं है नीचे। अब आप पर्चा दर्ज नहीं करा सकते जब तक आपको आपका एसपी जो है लाहौर में ना कहे। छोटे ज़िलों में फिर भी डीएसपी को छोटा मोटा पर्चा करा दे। हाँ, चोरी वोरी का हो जाता है, लेकिन छोटे जो पर्चे बाकी हो जाते हैं। यस हो जाते हैं। कोई मंशात का आपने दे दिया बगैर इजाज़त के, वो कर दिया। लेकिन आप वो जो हैं 406 का नहीं दे सकते, 506 का नहीं दे सकते, 452 का नहीं दे सकते। ये आप नहीं दे सकते जो पर्चे जिसमें लगता है कि पैसे चलते हैं। हाँ, आप नहीं उसमें दे बाकायदा सकते। कहा जाता है कि इसमें एसपी साहब सुनेंगे। बिल्कुल वही सुनेंगे। वन साइडेड एफआईआर, अक्सर इंसान को पता ही नहीं होता एफआईआर हो जाती है। तो पुलिस रूल पाबंद करता है कि जब एप्लीकेशन आती है कि दोनों पार्टीज को बुला के सुना जाए। ओके, कानून ये कहता है कि फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट है ना एफआईआर, जी जी, जो ही आपको इतला आएगी, अगर वो जुर्म काबिल दस्तअंदाजी है, कॉग्निजेबल जिसको कहते हैं, तो आप बाउंड है कि आप एफआईआर दें। मसलन एक बंदा आता है, वो कहता है जी मेरी चोरी हुई है, आपको बाउंड है पर्चा दे। एक बंदा आता है जी मुझे मारा गया, आपको देना चाहिए पर्चा। ये तो इन्होंने एसओपीज बना ली ना कि जी चेक का पर्चा होगा तो दोनों को सुना जाएगा, फलां होगा तो फलां। कानून में कोई ऐसी वो नहीं है, प्रोविजन नहीं है कि आप पार्टी को बुलाएं और सुने जी आप। कभी एसएचओ के रवैये में तब्दीली आएगी? कहा जाता है, एक एसएचओ से मेरी बात हो रही थी, तो अगर रवैया हम चेंज कर लेंगे, पोलाइट हो जाएंगे, तो क्रिमिनल्स काबू नहीं आएंगे। तो जो दौर आपने गुजारा है एसएचओशिप का, उसमें तो जाहिर है रहमदिली की बात ही नहीं थी और लोगों को काबू भी किया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखें, एसएचओ को सख्त होना चाहिए क्रिमिनल्स के लिए, शरीफ लोगों के लिए तो नहीं होना चाहिए। हाँ, मेरी ज़बान, मैं एक पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने मास्टर किया हुआ है, मैंने लॉ किया हुआ है। मेरी लैंग्वेज कभी भी शरीफ आदमी से बुरी नहीं रही। मेरी जहाँ भी पोस्टिंग रही है, मैं आप करके बात करता था। मैं चोर को कुर्सी पे बिठाता था, पहले मैं चोर को कुर्सी पे बिठाता था, चोर साहब करके बात करता था क्रिमिनल को कि यार बात ये है, आप मुझे ये बताएं कि टॉर्चर क्यों किया जाता है, इसको ब्रेक करने के लिए ना, बिल्कुल, कि आप टॉर्चर करेंगे ये ब्रेक होगा, वो सच बताएगा। ऐसे ही है ना, ऐसे ही है। आप उसे बिठा दें, उसे कहें बात करें जी कि आप मुझे सच सच बता दो यार। नहीं बताता तो आप फिर उसे टॉर्चर करें। थर्ड डिग्री का इस्तेमाल किया आपने सर कभी? बहुत किया, करते रहे जी। इसमें ये तो कहना ही गलत है कि
3rd डिग्री। वो अभी मैंने पिछले दिनों एक शायद विलाग में जिक्र किया या कहीं लिखा था मैंने, तो हमारे एक SSP थे, पुरानी बात है, आवाज़ SHO कोट सब्जल, तो वो आए और उन्होंने मुझसे पूछा, अजीजुल्लाह किन्ने लितर ने तेरे थाने थे। अब मैं बड़ा डरा मैंने कहा यार मैं इसे क्या कहूँ, तो मैंने कहा सर 1 लितर है। तो उन्होंने कहा तेनू शर्म नहीं आती, इड्डा वड्डा थाना तो 1 लितर। यानी लितर हर थाने के लिए जरूरी था जरूरी के था, नजदीक, ठीक है। और वो एक डर खौफ होता था। उनके बाद एक शरीफ SSP आ गए, तो इंस्पेक्शन थी जी, हमने वो लितर वितर छुपाए, कोई इधर उधर किए, कोई नीचे बोरी के नीचे, वो माल मुकदमा पड़ा होता है थाने पे अक्सर, आप जाएंगे ना, पहले बोरियां पड़ी होती थी, अब तो बड़े खूबसूरत कॉफी हाउस बन गए। तो वो एक कहीं से डंडा नजर आ रहा था लितर का, तो उन्होंने मुझे कहा ये क्या है। अब मैं बड़ा परेशान, मैंने कहा सर वो मैं लितर है। तो मेरे ज़हन में था ये कहेंगे अच्छा शाबाश, क्योंकि पहले SSP ने कहा था लितर क्यों नहीं है। हाँ, तो उन्होंने कहा शर्म नहीं आती है आपको, या आप थाने पे लितर रखते हो। अब देखिए ना, 2 अफसरान हैं हमारे, अब निचला स्टाफ क्या करे, निचला स्टाफ क्या करेगा, वो तो उसी की डायरेक्शन पे चलता है। ईमानदार SP आ गया, DPO आ गया, तो सारे ईमानदार हो जाते हैं, हाजी हो जाते हैं, रेट जरूर बढ़ जाते हैं। अच्छा, रेट्स भी बढ़ जाते हैं, ईमानदारी से रेट्स बढ़ते हैं ना, कि जी बड़ा सख्त है जी हमारा DPO, वो तो मुझे भी मार देगा, तुम्हें भी मार देगा, और रेट बढ़ गया ना। बेमान आएगा तो फिर तो खैर वही चलता ही चलता है, फिर तो लितर भी निकल आएंगे, सब कुछ होगा। ईमानदारी पे भी लितर निकलते हैं, ज़रूरी नहीं है, ईमानदारी और लितर का कोई वो नहीं है। बड़े बड़े जो अफसरान हैं, जो ईमानदार हैं, वो भी लितर। यार 3rd डिग्री ये अंग्रेज़ के ज़माने से शुरू हुआ और ये चल रहा है, लेकिन बाद में जब हमें मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ दे दी गई, टेक्निकल फैसिलिटीज़ दे दी गई, तो लितर कम हो गया। मैं आपको बताता हूँ, खत्म नहीं हुआ, ख़त्म नहीं हुआ, खत्म आज भी नहीं हुआ, आज भी नहीं हुआ। लितर पे एक जुमला लिखा गया होता था सर, एक शेर, आजा मोरे बालमा तेरा इंतजार है, वो वाकई लिखते थे, लिखे होते थे। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि लितर परेड से पहले बाकायदा ऑयल लगाते थे, मालिश करते नहीं थे, नहीं, या ऑयल कुछ ऑयल वायल तो नहीं लगाते, ये तो हैं बातें हैं। कहते चोट में इजाफा लितर होता है। बेसिकली लितर लेदर का बनता है, चमड़े का बनता है, तो उसको ऑयल लगाते होंगे कि वो नरम रहे, तो वो ये तो हो सकता है कि जूते को जैसे वो जूतों के तेल लगाया जाता था, तो ये हो सकता है लेदर को नरम रखने के लिए, लेकिन ये नहीं कि उनकी पहले मालिश की ये जाती है। लितर आज भी क्यों जरूरी है, इसकी अहमियत से इनकार क्यों मुमकिन नहीं देखिए, है? मैं जो बात अपनी कंप्लीट मुझे करने दे। देखिए, जब मोबाइल फ़ोन आया तो मैं ये करता था कि जो ही मैंने बंदा पकड़ा ना, सबसे पहले मैंने उसका सेल फोन ले लेना है। बिल्कुल सही। और मैं अपने मुलाजमीन को कहता था कि ये सेल फोन छप्पर नहीं करना, क्योंकि अक्सर ये होता है ना, सेल फोन ये गुम करते हैं हमारे मुलाजमीन। जिसने शुरू में सर्च की, मसलन आपने नहीं पकड़ा, कुछ और छोटे मुलाजमीन पकड़ के लाए, आपके जैसे डॉल्फिन है, फलां है, तो ये काफ़ी चीज़ें गायब कर देते हैं जी। जो काम की चीज़ें होती हैं, एविडेंस होती है, और इन्हें ये बताया नहीं जाता कि यार ये एविडेंस आप ज़ाया ना करें। अब मैं ये करता था, मुझे 2 दिन चाहिए होते थे, मैंने वो मोबाइल नंबर जो हैं उसके यूज़ में हैं, मैं उसके लिए भिजवा देता था CDR लेने के लिए, उसकी कॉल डिटेल आ जाती थी। अब मैं क्या करता था, इंटेरोगेशन से पहले मैं उसको देख लेता था कि यार ये जो CDR है, इसमें इस रात को ये फलां जगह है, इस वक्त ये फलां जगह है, इस वक्त ये फलां जगह है, फिर मोस्ट कॉलर कौन है, फिर जहाँ जहाँ उसकी लोकेशन होती थी मैं वहाँ कॉल करता था कि वहाँ के जो SHOs हैं, क्या रात को वारदात तो नहीं हुई, ये रात को ये बंदा रहने वाला भावलपुर का है, ये रात को 3 बजे रहीमियार खां फिर रहा है, तो क्या कर रहा है। तो उस मुतलका थाने जहाँ की लोकेशन आ रही है आप पूछ लें, तो पता चलता था जी वारदात हुई थी उस रात को यहाँ। अब जब मैंने उस चोर को बिठाया या जो भी क्रिमिनल है, फिर मैंने उससे जब पूछना शुरू किया, मेरे हाथ में रस्सी है, मेरे हाथ में क्ल्यू है, और मैं उससे पूछना शुरू कर रहा हूँ, हाँ जी फलां रात को तू किधर था। अब वो कहेगा जी मैं तो नहीं था, तो मैं उसे बताऊंगा इस वक्त तू यहाँ था, ये तेरी लोकेशन है, तो वो तो ब्रेक होगा ना, उसे पता होगा। जब बगैर किसी वजह के आप आते ही लितर मारना शुरू कर दोगे या टार्चर करना शुरू कर दोगे, फिर आप पूछ नहीं सकते। बिल्कुल, क्योंकि वो मार खा खा के उसकी हालत ये हो जाती है, वो कुछ बताने के काबिल नहीं होता, या वो बेहोश हो जाएगा या वो मरने के करीब हो जाएगा, इतना बेदर्दी से मार रहे हैं, तो फिर काम आपका वहीं रुक जाता है। इंटेरोगेशन
का मतलब इंटेरोगेशन होता है, इंटेरोगेशन का मतलब इसे ब्रेक करना होता ठीक है। है कि आप माइंड ब्रेक कर रहे हैं उस बंदे का। अच्छा सर, ये बताएं कि बाजू का टॉर्चर सेल बनाए जाते हैं, यानी प्राइवेट सेल भी बना लिए जाते हैं। ये जैसे आपने कहा कि अगर गिरफ्तारी डाल दी तो 24 घंटे के अंदर आपने मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश करना है, तो अभी भी ये टॉर्चर सेल सीधा सीधा कहीं नजर आते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं? देखिए, दो चीज़ें हैं जी, अगर हमारे मुल्क में दो चीज़ें ख़त्म कर दी जाएं, एक तो रिकवरी ऑफ स्टोलन प्रॉपर्टी जी, कि डाकू डकैती हुई, 50 लाख की वारदात है, 1 करोड़ की वारदात है, अब रिकवरी लाजमी करनी है। आपने बंदा भी असल पकड़ लिया, अब रिकवरी आप नहीं करते तो आप मरते हैं। आपको अफसरान ने कहता है तू खा गया, उन्होंने तो कहना है जी रिकवरी नहीं हुई, मुद्दई ने अलहदा सिर पे बांह रखी होगी कि देखो जी मेरे पैसे नहीं मिल रहे। मुद्दई कोई गर्ज नहीं होती कि उसका चोर पकड़ा गया है, उसका डाकू पकड़ा गया है, उससे होता है मेरी रिकवरी क्यों नहीं हो रही। अब जो आदि मुजरमान हैं, आदि मुलजमान हैं, वो रिकवरी हमें नहीं देते। बिल्कुल सही। जब तक उन्हें ये अंदाज़ा ना हो जाए कि अब हमारी जान नहीं बचती, अगर जब तक हम वो चीज़ें वापस ना करें, तो उसके लिए आपको टाइम चाहिए। अब 24 घंटे में तो आप ये कर नहीं सकते, फिर मजबूरन उसको आप इधर उधर करेंगे, कहीं ऐसी जगह रखेंगे जहाँ कोई, जैसे लाहौर में घर किराए पे लिए होते हैं इन्होंने, देहाती थाने है, बैलफ की एक्सेस ना हो या पता ना किसी हो, देहाती थाने में किसी डेरे पे, किसी के डेरे पे रखेंगे, दूर दराज इलाकों में रखेंगे, जैसे रहीम यार खां वाले सिंध में रख लेते हैं कि जी सुबह ही चेंज हो गया, सुबह ही चेंज हो गया, तो आपने सिंध में रख लिए। जैसे वो माचके की बात हो रही थी, माचके में भी ना जाएं, आप कहीं सिंध में रख लें, तो बैलफ के पास तो एक मखसूस थाने के लिए है ना कि वहाँ जाएगा। बिल्कुल। उसे ये नहीं है कि फलां डेरे पे जाएगा। हाँ, अगर उसे डेरे को मेंशन किया जाए और उनकी जुरिस्डिक्शन में है हाई कोर्ट की या उस कोर्ट की, फिर वो जा सकते। तो ये मतलब रिकवरी के लिए, तो रिकवरी जब करते हैं तो जाहिर है FIR में तो सही अमाउंट लिखवाती नहीं है अवाम मोस्टली। अगर मेरा 20 लाख का नुकसान हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा कि 50 लाख की FIR दर्ज करवाऊं, तो इसमें ये रवैया भी तो रुकावट बनता है काफ़ी। मुझे अपने एक बड़ी मज़े की याद करा दी। एक चोर था, उसका रहीम यार खान में, मैं से रुकनपुर था, तो उसे पकड़ लिया मैंने इसी तरह चोरी में जी। तो मैं उसे पूछूं चोरी, वो कह दी सर मैंने तो नकबजनी छोड़ दी है। माहिर नकबजन था वो, सिर्फ नकबजन, यानी घर में नकब लगानी, चोरी करनी। तो उसने कहा जी ये जो मुद्दई हैं, उसने गाली दी मुद्दई को, उसने कहा जी बड़े बेगैरत हो गए। और मैंने कहा क्यों? कहता है सर हम चोरी करते हैं 10,000, ये 1 लाख लिखवाते हैं, तो हम कहाँ जाएं? तो मैंने अब माल मवेशी की चोरी शुरू कर दी है। जो भैंस ले जाता हूँ तो भैंस ही वापस करता हूँ ना, पैसे लेके। तो मुझे पता है एक भैंस ले आया, वही वापस करनी है। तो चोरी में वो माल पैसों का तो हम नहीं कर सकते। तो ये इस तरह आप सही कह रहे हैं कि जी ये ज़्यादा लिखवाना दोनों चीज़ें, किसी FIR में नामालूम बंदे लिखवा के फिर किसी को फंसाना, इसी तरह कत्ल में बेगुनाहों को लिखवा के फंसाना, और कम चोरी को ज़्यादा बताना, तो ये गलत है ना जी। तो सर क्या पुलिस सियासी असर और रसूख से पाक हो सकती है, और आपके दौर में असर और रसूख ज़्यादा था या बिल्कुल नहीं था, या पुलिस अपनी मर्जी से काम करती थी? जब मैंने ज्वाइन किया जी 82-83 में, उस वक्त पुलिस पे कोई सियासी दबाव नहीं था, क्योंकि वो शाह साहब का माशाल्लाह था। हमारी जो ज्वाइनिंग थी मेरी या मेरे छोटे भाई की या बाकी हमारे दोस्तों की, वो इसलिए हुई कि वो खालिसतन मेरिट पे ये सारे 6-6 फुटे जवान और सब पढ़े लिखे आए। उसकी वजह ये थी कि कोई सियासी उसमें मुदाखलत नहीं थी। फिर माजरत के साथ जब वो ख़त्म हुआ, मार्शल लॉ ख़त्म हुआ, और 2 सियासी पार्टियों की, मैं नाम नहीं लेता पार्टियों का, उनकी हुकूमतें आईं। वफाक में एक पार्टी थी, पंजाब में दूसरी पार्टी थी। फिर इन्होंने अपने भर्ती करने शुरू कर दिए, जिसमें बहुत ज़्यादा काम ख़राब हुआ। नैब तहसीलदार ASI ये सारे भर्ती किए, पुलिस में किए गए, और फिर मेरिट की दर्जियाँ बखेरी गई। अब वो लोग जो हैं वो सारे किसी न किसी सियासी पार्टी से उनकी गपशप है, नंबर 1 जी। नंबर 2 ये हुआ कि जी सियासी MNAs जो हैं आपके, जब उन्हें इम्पावर कर दिया गया, ख़ास तौर पे उस वक्त जब MPA की ज़्यादा सुनी जाती है। MPA की ज़्यादा कब सुनी जाती है? जब हुकूमतों के पास प्रॉपर वोट नहीं होते, MPAs पूरे नहीं होते, 10, 12, 15 की गेम होती है, उसमें MPAs कोई बड़ी लाड माने जाते हैं, लाडले MPAs MNAs होते हैं। फिर इनका हर कहा माना जाता है, इनके कहे पे फिर SHO भी लगेगा,
इनके कहे पे फिर डीएसपी भी लगेगा, इनके कहे पे पटवारी लगेगा, इनके कहे पे नायब तहसीलदार, असिस्टेंट कमिश्नर, और 4-5 इकट्ठे होकर ज़िले के जाएंगे तो फिर डीपीओ भी लगता है। जब एक ज़िले का डीपीओ मेरिट पे नहीं है, सियासत की वजह से लगा, सियासतदानों के कहने की वजह से लगा, तो नीचे तो सब भी फिर इसी तरह लगते हैं ना। तो अब क्या सब मेरिट पे हैं? आप समझते हैं कि मेरिट कोई 60% 70% जो प्रिवेल कर रहा है? मेरे ख्याल में तो 0% भी नहीं कर रहा स्टिल अभी इस तक वक्त नहीं कर रहा। मैं ऐसे एक डीपीओ का मैं आपको बताता हूँ। डीपीओ जो मोटरवे में थे, डीपीओ पाकपतन, मोटरवे में भर्ती हुए इंस्पेक्टर, मोटर में डीएसपी हुए, मोटरवे में एसपी हुए, और वहाँ से वो आ गया जी अभी पंजाब पुलिस में, और अभी डीपीओ लगे हुए हैं। तो ये कौन सा मेरिट है जी? इसलिए कि उनके भाई साहब एक बड़ी पोस्ट पे बैठे हुए हैं। तो ये इसी तरह हर जगह। तो अभी एसएचओस का भी रेट है कोई किसी थाने का पहले मुकर्रर होता था या ये शुरू से चलता आ रहा है? नहीं, एसएचओ के रेट की मैं अगर बात करूं तो एसएचओ को लगाने के पैसे नहीं लिए जाते। सिंध में है ये, सिंध में अब भी है। कितना रेट होता होगा सिंध में? अगर बात एसएचओ अब थाने पे डिपेंड करता है। अच्छा, अब जो मसलन आज से कुछ अर्सा पहले जो जितना थाना कमाने वाला होगा उतने ही पैसे मिलेंगे। सिंध में तो ये है ना कि कराची के थाने तो करोड़ों में जाते हैं, पोस्टिंग भी कराने के, फिर महाना भी देते हैं वो, क्योंकि महाना एसएचओ ने वसूल करने होते हैं। रेडियों के पैसे, कारों के पैसे, फलां चीज़ के पैसे, गुटके के पैसे, मनशात के पैसे, ये सारे कलेक्शन हो रही होती वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग वाक़या सर, रहीम यार खान के डीपीओ लगाने का। वो कोई शख्स पाँव में बैठ गया था किसी के, वो क्या वाक़या है? वो इस तरह है कि वहाँ मखदूम साहब हैं जमालुद्दीन वाली के, अभी पीपल्स पार्टी में है। मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक़ है उनसे, मेरा सबसे बहुत अच्छा ताल्लुक़ है। तो मखदूम साहब जो थे ज़िली नाज़िम थे उस वक्त। ठीक है, ज़िली नाज़िम थे। तो वहाँ जो हमारे डीपीओ होते थे, मखदूम अहमद महमूद साहब की बात जी है? अहमद महमूद साहब। ठीक है, हमारे डीपीओ एक होते थे, अब फौत हो गए हैं वो। ठीक है, अल्लाह गरी के रहमत तो करे। वो उनकी प्रमोशन हुई और वो डीएजी भावलपुर लग गया। ठीक है, ठीक है। तो जब डीएजी काफली की हुकूमत में भी आपको पता है बड़ी सिफारिशें चला करती थी, मज़े थे सारे लोगों के जी। वो भी बड़ा सियासी दौर था एक। तो वहाँ जो एक एसपी लगे हुए थे, एसपी इन्वेस्टिगेशन, ये 2004 की मैं बात बता रहा हूँ। ठीक है, 2002 में नया ये कानून आया था, जो पुलिस एक्ट आया था जी। तो उनको एज ए एसपी इन्वेस्टिगेशन तैनात किया गया था रहीम यार खान में। ये दोनों क्लास फेलो थे, दोनों लाहौरी थे। तारिक हनीफ जोया साहब थे जी वहाँ एसपी। तो वो डीपीओ लगना चाह रहे थे। उन्होंने कहा वो सरफराज साहब को कि जी मुझे डीपीओ लगवा दें। डीआईजी साहब को? डीजी को नहीं, डी साहब को कहा ना। अब क्योंकि मखदूम साहब ज़िली नाज़िम थे, उनके कहे के बगैर तो पोस्टिंग नहीं होती थी। इसी तरह भावलपुर में हाल था, जहाँ जहाँ ज़िली नाज़िम था वो वहाँ का गवर्नर था। हाँ बिल्कुल, उसके कहने के बगैर, आपको याद होगा काफली में बड़ी एक पूरा वो था, ग्रिप होती थी। एमएनए-एमपीएस को कोई पूछता नहीं था। बिल्कुल ऐसे। तो उन्होंने फिर लेके गए वो, और ये बिल्कुल सही है कि वहाँ जाके मखदूम साहब बैठे हुए थे, तो जो तारिक हनीफ साहब थे वो उनको नीचे बिठा दिया गया। तो उन्हें कहा मखदूम साहब ये आपका मुरीद है, तो इसे अब चाहे आप कुर्सी पे बिठा दें, चाहे आप इसे नीचे बिठाए रखें। तो मखदूम साहब ने उसे उठा के कुर्सी पे बिठाया, फिर जोर लगा और उसकी पोस्टिंग होगी। जिसका मतलब ये था कि ठीक है, ये आने वाले डीपीओ रहीम यार खान के बाद रहीम यार खान है। रहीम यार खान है, ठीक है। और एक दफ़ा मुझे एक और मैं मज़े की कहानी सुनाऊं कि उन्हीं डीपीओ साहब की मीटिंग थी, वो जिन्हें कुर्सी पे बिठाया गया था, तारिक हनीफ जोया साहब। तारिक, अब मीटिंग हो रही थी जी, क्राइम मीटिंग हो रही थी। तारिक हनीफ जोया साहब सामने बैठे हुए हैं, कमरा जो भरा हुआ है खचाखच, एसएचओस बैठे हुए हैं। अब रास्ता नहीं था आने का। तो मखदूम साहब, पता चला जी मखदूम साहब बाहर आ गए। अब हनीफ जोया साहब को समझ नहीं आई कि वो कहाँ से जाएं। वो मेज के ऊपर से चढ़ के चले गए। एसएचओस बैठे हुए हैं, एसएचओस बैठे हुए हैं, वो इतनी जल्दी में थे, मेज पे पाँव रखा। हम सब ये आंखों देखे यार वाकया है कि वहाँ से वो चढ़ के दूसरी तरफ आए, हम भी खड़े हो गए। फिर फटाफट कुर्सियाँ हटाई गई और मखदूम साहब को बुला के उन्होंने अपनी कुर्सी पे बिठा दिया। और ये कुर्सियों पे बैठना तो बड़ा है ना। अभी मैंने पिछले दिनों भी एक विलाग किया था, एक एमपीए साहब है, उनके भाई एसएचओ की कुर्सी पे बैठे हुए हैं।
वो गालिबन कसूर वाली साइड का। नहीं, ये थे जी जड़ावाला साइड पे जी। एक वो मलिक अहमद साहब की चाय में भी चीनी मिला रहे हैं एसएचओ हाँ जी, वो तो इसका मतलब अभी भी सियासी असर उसको है। यस, वो एसएचओ साहब क्या करें यार। वो उससे बाद में मैंने उन एसएचओ साहब के बारे में पता किया, तो बड़ा मजलूम आदमी है वो एसएचओ। अच्छा। वो इसलिए कि वो जो सानेहा मॉडल टाउन था उसमें वो 3 साल जेल में रहा, उसको कोई छुड़वाने नहीं गया हमारे महकमे से, तो उसको फिर सियासतदानों ने छुड़वाया। तो जिसने छुड़वाया उसने उनके पाँव में बैठना है ना। मैं अक्सर कहता हूँ कि जहाँ से आपको शफा मिलेगी आप वहाँ जाएंगे ना। जिस पीर के पास आपको उसका फूका काम करेगा आप उधर जाएंगे। जिस डॉक्टर की पता चलेगा जी दवाई उसकी लग रही है उसके पास जाएंगे। तो जब सियासतदान सब कुछ कराएगा तो लोग अफसरों के पास क्यों जाएं? अच्छा सर, जो सीसीडी आज कर रही है, जिस तरह से पुलिस मुकाबले हो रहे हैं, आप समझते हैं कि ये तरीकाकार दुरुस्त है? क्या ये मावराए अदालत है? और फिर दूसरा, क्या इससे कोई बेहतरी आएगी माशरे में? मेरे ख्याल में माशरे में कोई नहीं आनी। फौरी तौर पे ठीक है, खौफ व हिरास है। और आपको याद होगा कराची में जब ऐसे काम शुरू किए गए थे तो उसके बाद जब हुकूमत चेंज हुई तो वो सारे पुलिस वाले मार दिए गए थे। बिल्कुल। ये ज़ाती दुश्मनियाँ शुरू हो जाती हैं। देखें, एक पुलिस अफसर की किसी से ज़ाती दुश्मनी नहीं है। हमारी दुश्मनी क्रिमिनल से है, क्राइम से है। हमारी किसी बंदे से नहीं है कि जी अगर उनकी ज़ाती दुश्मनियाँ हैं, उन्होंने कत्ल किया है, आप जाके उनको मार दें, आप पुलिस मुकाबला दिखा दें। इस वक्त तो वो खामोश हैं, लेकिन इन द लॉन्ग रन ये जो लोग हैं उनके अजीज़ हैं, उनके करीबी रिश्तेदार हैं, जिनको अभी आपने मुकदमात में नामजद कर दिया कि उन अपने साथियों की फायरिंग से मारा गया, अभी खामोश है ना। जैसे हमने जानू इंदड़ का जिक्र किया कि उसके भाई ने जाके बदला ले लिया, 3 लोगों को मार दिया। और अभी ये देखेंगे जब ये हुकूमत मुस्तकिल तो नहीं रहनी ना, किसी दिन तो इधर उधर होनी है। 10 साल, 5 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, उसके बाद ये बदले इसी तरह लिए जाएंगे। और इससे आप अपनी अदलिया को कमज़ोर कर रहे हैं। जो अदलिया ऑलरेडी 139 नंबर पे है, आप उसको फिर कमज़ोर कर रहे हैं। आपको ये चाहिए कि आप अदलिया को स्ट्रांग करें, आप जजेस की तादाद बढ़ाएं, आप केसेस का फौरी फैसला करें, आप विद इन मंथ उसका फैसला करके उसे लटका दें, वो बेहतर है ना कि आपने अपने साथियों की फायरिंग से मार दिया। तो ये क्यों करते हैं? क्या प्रोसिक्यूशन की वीकनेस होती है, प्रोसिक्यूशन कमज़ोर होती है? क्योंकि आप बीइंग अ लॉयर अब प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। आप ये देखें कि इस वक्त जो आपको कन्वेक्शन रेट पता है कितना है? पहले 2.5% था, अब मेरे ख्याल 1.5% पे आ गया है। कि कन्वेक्शन रेट ही नहीं है। सबसे बड़ी बात नाअहली नालायकी पुलिस डिपार्टमेंट की, कि किसी को लिखना पढ़ना आता नहीं है। आपको याद होगा पिछले दिनों एक हमारे बड़े तगड़े डीएसपी हैं, CIA के होते थे, अभी वो CCD में नहीं भट्ट साहब, मोहम्मद अली भट्ट, उनकी एक ऑडियो बड़ी वायरल हुई थी। उन्होंने कहा था, मैं शर्त लगाता हूँ ये जितने अफसरान हैं लाहौर पुलिस के, ये इस्तखासा लिख के दिखा दें। इस्तखासा होता है कंप्लेंट, अगर आपके पास कोई आता है कि जी कत्ल हो गया, चोरी हो गई, डकैती हो गई, आप अपनी कलम से लिख के दिखा दें। बिल्कुल। तो ये नहीं है इस तरह, ये कोई हल नहीं है। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है। आप देखें कि हाँ किया जाता है, अदालत फैसला देती है, सरेआम सर कलम किए जाते हैं, उससे खौफ व दहशत फैलती है। अच्छा सर, जैसे मुआशरे में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं आएगा इन द लॉन्ग रन, और ये इस किस्म के जब भी वाक़यात होते हैं या इख्तियारात मिलते हैं, ये महदूद मुद्दत के लिए होते हैं, तो क्या अभी CCD के इख्तियारात में मज़ीद तोसी होगी? आप क्या देख रहे हैं? तोसी का तो मुझे नहीं पता, अभी कल की तो ये खबर है मुबैना तौर पर, क्योंकि मैंने कोई नोटिफिकेशन नहीं देखा, लेकिन कहा यह जा रहा है कि उनसे वो सारे इख्तियारात वापस लिए गए और वो सिर्फ करेंगे कि कोई पुलिस ऑफिसर या किसी सरकारी मुलाजिम का मर्डर विद रेप या इस टाइप की कोई चीज़ है वो उसकी तफ्तीश करेंगे। बाकी सारी मिसलें मेरे ख्याल उन्हें वापस कर दी गई हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक अंदाज़ा है कि रहीम यार खान ज़िले का मुझे बताया कि वहाँ कोई 82 तफ्तीशें थीं जो CCD के पास आई थी, वो वापस कर दी गई। और इस तरह क्योंकि ये रिफ्ट एक चल रही थी बिटवीन डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑपरेशंस और उनकी और इन्वेस्टिगेशन, कि अगर जी सारा कुछ उन्होंने करना है तो फिर हमने क्या करना है। बिल्कुल सही है। तो उस रिफ्ट में मेरे ख्याल में फिर बैठ के बात की गई है कि नहीं जी CCD रहेगी, क्योंकि CCD जो है उन्होंने वो 12-13 अरब भी मांग लिए थे ना, कि जी ये हमें दें, हमें फ़लाँ चीज़ चाहिए, फ़लाँ चीज़ चाहिए। तो उन्होंने कहा जी पैसे नहीं हमारे पास, फिर आप आराम से रहें, तो जो काम आपको मिलता है वही करें। क्योंकि जो दहशत और वो फैलानी थी उन्होंने फैला ली। 500 बंदे तो उन्होंने मार दिए हैं जी इस सारे अरसे में। ये मार्च में मेरे ख्याल शुरू हुआ था, CCD मार्च में शुरू हुआ
और उसके बाद अभी तक आप देख लें तो मेरे ख्याल में मैं इसे अच्छा नहीं समझता। एक हद तक होता है, किया करना पड़ता है आपको, लेकिन जहां आप गलत करेंगे तो वो जो आपने एक इम्पैक्ट बनाया, एक अच्छे काम का इम्पैक्ट बनाया, वो सारा धड़ाम होता है। इसका साइकोलॉजिकली भी इम्पैक्ट होता है इंसान की शख्सियत पर, पुलिस ऑफिसर की शख्सियत पर। जाहिर है किसी को मारना आसान तो नहीं है। नहीं, पुलिस ऑफिसर तो नहीं मारते, वो कांस्टेबल ही करते होंगे अगर इनकाउंटर नहीं है, फेक है जिसे कहा जाता है। इम्पैक्ट कोई नहीं होता। क्रिमिनल जैसे डॉक्टर ऑपरेशन कर करके यूज टू हो जाता है, वकील केस कस कर करके यूज टू हो जाता है, तो वो एक हिस्सी ख़त्म हो जाती है मेरे ख्याल में उस तरह, तो वो फिर करते रहते हैं जी। अच्छा सर, ये जो कस्टोडियल डेथ है आपके दौर में कभी हुई, उसको किस तरह से फेस किया, और आज अगर हो जाती है तो बहावलपुर के डीपीओ ने तो ये कदम उठाया कि वो एसएचओ और मुहर्रर पे पर्चा होगा, एफआईआर होगा, तो ये वक्ती कार्रवाई होती है या क्या फेस करना पड़ता है अगर हवालात में डेथ हो जाए? देखें, मैं अक्सर कहता हूँ और कहता था कि वैसे पूरी दुनिया अल्लाह ताला के हुक्म से चलती है, पता भी नहीं हिलता, लेकिन जो थाने हैं ना, ये अल्लाह ताला की कुछ ज़्यादा मर्जी से चलते हैं। उसकी वजह ये है कि एक थाने के हवालात में 40 बंदे बैठे हुए हैं। अब किसके माथे पे लिखा है कि उसने कब मरना है? कार्डियक अरेस्ट से मर सकता है, वैसे उसको प्रॉब्लम है, बीमार था, कुछ और हो गया। लेकिन आप जो कार्डियक अरेस्ट से मरा, आप मुद्दई कहते हैं इनको मार दिया तशद्दुद करके, तो आपके पास क्या ऐसा वो है कि आप बताएंगे इसके लिए? ठीक है, उन्होंने हवालात में कैमरे लगवा दिए, लेकिन उसको भी ये नहीं मानते, ना ही माना जाता है। और फिर हमारे अफसरान की नाअहली, कमज़ोरी, नलायकी, मैं अक्सर कहता हूँ कि वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते हुकूमत का, मीडिया का। फौरी तौर पे आपने पर्चा दिया और उस बेचारे को जिसने कुछ नहीं किया यूनिफॉर्म के साथ हवालात में बंद कर दिया। वो तस्वीर भी लगा दी कि एसएचओ उसी थाने का उसी हवालात में बंद है और सारे खुश हो गए। हाँ, ये सिविल यानी आप पब्लिक को खुश करने के लिए आपने कानून की ऐसी की तैसी फिर दी। आप करें यार, उसको यूनिफॉर्म उतरवा लें, पहले आप इंक्वायरी तो कर लें। आप तो इंक्वायरी का टाइम भी नहीं देते, आपने उठाया और उसे हवालात में बंद कर दिया। पुलिस में जजा लेट मिलती है, डिपार्टमेंट में सजा फौरी मिलती है। सजा तो यूं मिलती है, जजा बड़ी लेट मिलती है। जजा के लिए मेहनत करनी पड़ती है जी। अच्छा सर, ये जो अभी खुली कचहरियाँ चल रही हैं, माजी में भी ऐसी चलती थी, अब तो ऑन कैमरा आ गई है ना। अब तो टिकटॉक पे देखें, आईजी साहब को खैर गैर एलानिया तौर पे उन पे पाबंदी लगाई हुई है, तो वो तो पीछे हट गए, लेकिन बाकी बहुत से पुलिस अफसरान टिकटॉक पे नज़र आते हैं, सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, सरजनिश करते नज़र आते हैं। जो अर्दल रूम में होता था अब वो ओपन हो रहा है। देखें, हर महकमे की एक इज़्ज़त होती है, रिस्पेक्ट होती है, यूनिफॉर्म की एक इज़्ज़त है। अगर आप से सरेआम बेइज्जत करेंगे तो उसका इम्पैक्ट बुरा है। मैं ऐसे बहुत बुरा समझता हूँ। और फिर टिकटॉक आईजी साहब ने शुरू की, उसके बाद मैंने देखा कि ख़वातीन कांस्टेबल्स, और आजकल तो माशाल्लाह जो ख़वातीन एसपीज़ हैं और एएसपीज़, अब वो देखें, मैं कहता हूँ बनाएं टिकटॉक अगर आपको इजाज़त है। पहले तो सबको होनी चाहिए। अगर पीएसपी क्लास, जिसको मैं नूरी कहता हूँ, उसको इजाज़त है तो फिर नारियों को भी दे दें ना, खाकियों को भी दे दें। ये खाकी जो हैं बेचारे, ये तो है ना एएसआई से लेके इंस्पेक्टर तक या डीएसपी तक, ये बनाएंगे तो फौरी वो उन बेचारों पे आप उनको हवालात में बंद कर देते हैं, उनको सस्पेंड कर देते हैं। अब एसपीज बनाएं ख़वातीन। अब क्या है जी, खातून एसपी खड़ी हुई है, खातून एसपी चल के जा रही है, खातून एसपी गाड़ी से उतर रही है। ये कौन सी आप उसको बना रहे हैं, बताएं ना ज़रा मुझे। डॉक्टर अनूश मसूद साहिबा का मैंने देखा कि वो आई हैं, दरवाज़ा खोला अर्दली ने और उसके बाद वो उतरी हैं। सोशल मीडिया पे ये टिकटॉक उन्होंने डाली तो तनकीद शुरू हो गई। उसके बाद उन्होंने वो कार का डोर जो है वो खुद खोलना शुरू कर दिया। देखें यार, यूनिफॉर्म हमारे, पहले तो मैं आजी साहब माजरत से कहूँगा, मैंने आजी साहब को कैप पहने नहीं देखा। कैप जो है ये यूनिफॉर्म का हिस्सा है। अब उनकी देखा देखी आप देखें कि हमने तो कभी नहीं किया। मैं एसएचओ होता था, डीएसपी एएसपी आता था, हमने कैप पहनी हुई, हम सल्यूट करते थे। मैं डीएसपी हुआ, हम एसपी को सल्यूट करते थे, और बगैर कैप के हम सामने जाते ही नहीं थे। अब तो आपके एसएचओ क्या एएसआई बगैर कैप के फिर रहे होते हैं, और आपके वो साथ डीएजी भी खड़ा हुआ है, साथ में सारे खड़े हैं। अब तो रौनक मेला है यार। अब तो समझ नहीं आती कोई डिसिप्लिन फोर्स है। जब आईजी कैप नहीं पहनेगा तो बाकी का खाक पहनेंगे। अब अनूज साहबा उतरती हैं गाड़ी से, चश्मा लगाया हुआ है,
और जनाब वो स्लो मो में जा रही हैं, पीछे जो है वो इंडिया के किसी गुलकार का गाना लगा हुआ है। तो यार ये क्या है? मैंने बड़ी खप डाली थी कि जी ये नौजवान लड़के लड़कियां आंखें मार मार के एक दूसरे को वीडियोस बना रहे थे, या बैक दिखा के ख़वातीन की वो जनाब वीडियो बन रही हैं पुलिस वालों की। तो ये कौन सी पॉलिसिंग है? मुझे तो नहीं समझ आई कि आजी साहब करना क्या चाह रहे हैं इस डिपार्टमेंट के साथ। जो होना था बहुत हो गया, खुदारा इसको कंट्रोल करें। ये आपके कंट्रोल में नहीं आना, मैं आजी साहब को डायरेक्ट कह रहा हूँ। 2-3 साल में जो कुछ हो गया, इसके बाद अगले आपके SHOs घरों में डाके डालेंगे ये, क्योंकि उन पे चेक है ही नहीं, पैसे लेने पे कोई पूछता नहीं है। डिसिप्लिन का सत्यानाश कर दिया आपने। और अभी आप वो एक नहीं है, कई हैं जी। वो एक हैं खातून SP ननकाना की हैं, अब वो भी इन हैं, 2-4 और भी इन हैं। DPO अहमद मोहिउद्दीन साहब चलें खुली कचहरी में इन हैं। बाकी बड़े आजकल एक DC साहब बड़े इन हैं। आप देखें सूट पहना हुआ, पेंट कोड पहना, DC मुजफ्फरगढ़। अब जैसे ही आप खोलते हैं सोशल मीडिया पे वही फिर रहे हैं। कहीं वो भैंसों के पीछे डंडा लेके जा रहे हैं, कभी वो जनाब पता नहीं नीचे बैठ के रोटी खा रहे हैं। या व्हाट इज दिस नॉनसेंस? आपका जो काम है आप वो करें, आप अपना काम नहीं कर रहे। और हमारी बदकिस्मती ये है कि हमारे इदारे जो उनका असल काम है वो नहीं करते, दूसरों के काम में घुसते। कैमरे पे कारकर्दगी दिखाने के आदी हो गए। कैमरे पे कि जो काम है 10-10 कैमरे। अब वो देखे ना DC साहब जो हैं वो चूल्हा उठा रहे हैं मट्टी का, वो ट्रंक उठा रहे हैं, 10 बंदे साइडों पे खड़े वीडियो बना रहे हैं। और उनकी टाई जो है, उनका पेंट कोट खराब नहीं हो रहा। हाँ, वो नहीं हो रहा भाई। अगर आप ठीक है तो कैजुअल ड्रेस में जाएं ना, आप चलें जीन्स पहन लें, ऊपर T-शर्ट पहन लें, फिर जो मर्जी करें। हाँ, नजर आना चाहिए कि आप बाकी यार काम कर रहे हैं। पेंट कोट पहन के, और फिर साथ DPO साहब भी साथ हैं। DPO साहब भी साथ उठा उठा के दे रहे हैं। दोनों मुकाबला चल रहा है कि कौन ज़्यादा उठाएगा सामान। और फिर वो कश्तियों पे खड़े होके बेचारे जो आ रहे हैं उनको 10-10 दफ़ा कश्तियों पे खड़े करते हैं, फिर उतारते हैं, फिर चढ़ाते हैं कि जनाब हमने बचा रहे हैं। वो वीडियो जब तक नहीं बनी 6-6 घंटे बैठे रहे हैं। हमारी वज़ीर आला साहबा जब गई थी जी। तो ये क्या है यार, मुझे तो नहीं समझ आ रही मेरा। और फिर मैं एक और बात भी कहूँगा, लोग सैलाब में डूबे हुए हैं, आपके प्रोटोकॉल उन्हें जलील रुसवा कर रहे हैं। प्रोटोकॉल का मतलब है कि जो वहाँ काम हो रहा है वो भी नहीं होगा। 4 घंटे के लिए आपने ट्रैफिक को रोक दी, कभी कोई बड़ा अफसर जा रहा है, कभी कोई बड़ा अफसर जा रहा है। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का आज के लिए। यकीनन हमारे नाज़रीन के लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव भी होगा। आपका बेहद शुक्रिया तशरीफ़ लाने का। नाज़रीन, आज अज़ीज़ुल्लाह खान साहब ने जिन मौज़ूआत पर रोशनी डाली है, और हमने कोशिश की है कि इस पॉडकास्ट में आप पुलिस और बिलखुसूस जो गैंग्स ऑपरेट कर रहे हैं कच्चे के इलाके में, और पुलिस कल्चर जो तब्दील हो रहा है, और आवाम के लिए पुलिस को कैसा होना चाहिए, सब पर बात की। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आप नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, आपको पॉडकास्ट कैसा लगा, और आप अपनी राय भी दे सकते हैं, ये आप ज़रूर लिखिए। और सुनो पॉडकास्ट में तारिक बज़मी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।